प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्नों के हल एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे एक ही वीडियो में आपको अध्याय 4 के सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। बच्चों, बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न 1 के साथ। प्रश्न एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, दिया गया है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो हमें इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखने को कहा गया है। हमें कुछ संकेत भी मिले हैं। क्या संकेत मिले हैं? मान लीजिए नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जो हमें मानने को बोला गया है हम पहले वो मान लेते हैं। क्या मानने को बोला गया है? नोटबुक की कीमत x है, तो हमने नोटबुक की कीमत को कितना मान लिया? x मान लिया। सही है, आगे बढ़ते हैं। कलम की कीमत y है, तो कलम की कीमत को हमने कितना मान लिया? y मान लिया। ये हमें मानने को बोला था तो हमने मान लिया। ठीक है, अब दिया गया है, क्या दिया गया है प्रश्न में? प्रश्न में दिया गया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से कितनी है? दोगुनी है, तो कलम की कीमत में हम दो का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब नोटबुक की कीमत कितनी दे रखी है? x, तो नोटबुक की जगह कीमत की जगह हमने क्या रख दिया? x। और कलम की कीमत कितनी दे रखी है? y, तो कलम की कीमत की जगह हम क्या रख देंगे? y। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ गया? 2y। अब हम 2y, 2 गुणा y जो है उसको बाईं तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x ऋण 2y बराबर 0। ठीक है, तो यही दोनों जो है हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी है। तो इसी तरह से हमें इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जितने भी समीकरण दिए हैं सभी समीकरणों को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। ठीक है, और उनमें a, b और c के मान भी ज्ञात करने हैं। तो हमें पहले भाग में दिया हुआ है 2 गुणा x धन 3 गुणा y बराबर 9.35 का बार। ठीक है, तो इसे हल करते हैं हम। तो जो हमें दिया गया वो हमने लिख लिया सबसे पहले। अब हमें इससे लिखना है ax धन b बाय धन c बराबर 0 के रूप में। तो हमने क्या किया? 9.3 धन 5 को जो है बाईं तरफ ले आए। 9.35 के बार को बाईं तरफ ले आएंगे। तो बाईं तरफ लाएंगे तो हमारा चिन्ह क्या मिलेगा? हमें ऋण का चिन्ह मिलेगा। तो हमारा समीकरण क्या हो गया? 2x धन 3y ऋण 9.35 का बार बराबर 0। ठीक है, तो बराबर 0 आ गया, तो ये हम कह सकते हैं कि अभी हमने इसे ax धन b बाय धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर दिया। तो हमारे पहले भाग का ये उत्तर है। ठीक है, अब हम दूसरे भाग की तरफ चलते हैं जिसमें हमें a, b और c के मान ज्ञात करने हैं। तो मान लिया कि ये हमारा समीकरण 1 है और ax धन b बाय धन c बराबर 0 को हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। अब हम इन दोनों समीकरणों की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तुलना कैसे करेंगे हम दोनों समीकरणों की? x जो चर है उसके पदों की तुलना करेंगे कि x का गुणांक क्या है और y का गुणांक क्या है और जो है हमारा चर क्या है, इन अचर क्या है? अचर c जो है वो हमारा अचर है। अचर क्या है? जब हम इनकी तुलना करेंगे तो हमें a, b और c का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम x चर जो है उसके गुणांक की तुलना करते हैं। तो a बराबर हमें कितना मिल जाएगा? 2x है, तो a बराबर कितना मिल जाएगा? 2। a बराबर मिल गया 2। अब हम y चर के गुणांक की तुलना करेंगे तो b बराबर हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पर है 3y, तो हमें b बराबर मिल गया 3। अब हम c जो अचर है, अचर राशि,
उसकी तुलना करेंगे तो c बराबर हमें कितना मिल जाएगा, ऋण के 9.35 का बार, ऋण के 9.35 का बार। और यही हमारा दूसरे भाग का उत्तर होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमें बाकी सभी को हल करना है, यही विधि से हमें सबको हल करना है। भाग 2, यहाँ पर हमें दिया गया समीकरण है x ऋण y बटा 5 ऋण 10 बराबर 0। तो हमें इसे ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x को हम लिख सकते हैं एक गुणा x, तो वो x ही रहेगा। ठीक है, और y बटे 5 को हम लिखेंगे 1/5 गुणा y, 1/5 गुणा y। ठीक है, और ऋण के 10 को ऋण के 10 ही लिख दिया। तो यही हमारे पहले भाग का उत्तर है। इसको हमने ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिख दिया। अब हम भाग 2 के लिए जाते हैं, जिसमें हमें a, b और c के मान ज्ञात करने हैं। तो इसे हमने मान लिया समीकरण 1। समीकरण 2 हमें पता है क्या होगा हमारा, ax धन by धन c बराबर 0। ये होगा हमारा समीकरण 2। अब हम दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। तो दोनों समीकरणों की तुलना करने के लिए हमें क्या करना होगा, x से गुणांक की तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 में x का गुणांक है a और समीकरण 1 में x का गुणांक है 1। तो a बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 1। उसी तरह समीकरण 2 में y का गुणांक है b और समीकरण 1 में y का गुणांक है माइनस के 1/5। तो b बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का 1/5। और जो अचर राशि है वो क्या है दोनों समीकरणों में, पहले समीकरण में है, दूसरे समीकरण में है c और पहले समीकरण में है वो ऋण के 10। तो c बराबर हमें कितना मिल जाएगा, ऋण के 10। यही हमारे दूसरे भाग का उत्तर होगा। भाग 3, यहाँ हमें समीकरण दिया है ऋण का 2x धन 3y बराबर 6। ठीक है, तो इसे हम पहले ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करेंगे। तो जो दिया गया समीकरण है वो हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो 6 है उसको हम बाई तरफ ले आएंगे, क्योंकि हमें दाई तरफ क्या लाना है, शून्य लाना है। दाई तरफ हमें शून्य लाना है, तो 6 को हम ले आएंगे बाई तरफ। जब 6 को बाई तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण के 6। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, ऋण के 2x धन 3y ऋण 6 बराबर 0। ठीक है, तो अब ये जो समीकरण है वो हमारा किस रूप में हो गया, ax धन by धन c। तो ये हमारे पहले भाग का उत्तर हो गया। अब हम दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। समीकरण 2 हमें पता है हम किसे मानेंगे, ax धन by धन c बराबर 0 को। ये क्या समीकरण 2। अब हम दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। तो x के गुणांक की तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 में x का गुणांक है a और समीकरण 1 में x का गुणांक है ऋण के 2। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ऋण के 2। समीकरण 2 में b का गुणांक है y का गुणांक है b और समीकरण 1 में y का गुणांक है 3। तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3। उसी तरह समीकरण 2 में हमारा अचर राशि है c और समीकरण 1 में अचर राशि है ऋण के 6। तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ऋण के 6। यही हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा। भाग 4, यहाँ पर हमें समीकरण दिया हुआ है x बराबर 3y। ठीक है, तो इसे हमें सबसे पहले तो ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हमने दिया हुआ समीकरण लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 3y को बाई तरफ ले आएंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऋण के 3y। तो ये हो जाएगा 1 गुणा x। ठीक है, क्योंकि x का गुणा 1 से करें तो x ही मिलेगा, ऋण के 3y। और फिर हमने धन का शून्य लिख दिया, क्योंकि हमें इसे ax धन by धन c के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अचर राशि नहीं है, तो फिर हम धन शून्य से अगर इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा, बराबर 0। ठीक है, तो यही हमारा हो गया पहले भाग का उत्तर, 1 गुणा x ऋण 3y धन 0 बराबर 0। इसे हमने व्यक्त कर दिया ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में। अब हम दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 है हमारा ax धन by धन c बराबर 0। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 में x का गुणांक है a और समीकरण 1 में x का गुणांक है 1। तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1। समीकरण 2 में हमारा y का गुणांक है b और समीकरण 1 में y का गुणांक है ऋण के 3। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ऋण के 3। समीकरण 2 में अचर राशि है c और समीकरण 1 में अचर राशि है 0। तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। यही हमारा उत्तर है।
भाग 5। यहाँ पर हमें समीकरण दिया हुआ है 2x बराबर ऋण के 5y। तो सबसे पहले हमें इसे ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। तो दिया हुआ समीकरण हमने लिख दिया। अब हम ऋण के 5y को बाईं तरफ ले आएंगे, क्योंकि दाईं तरफ हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए हमको। तो हम इसको बाईं तरफ ले आए तो क्या मिलेगा हमें, 2x धन 5y। और कोई अचर राशि नहीं है तो हम इसे 0 से जोड़ देंगे। अगर कोई अचर राशि नहीं है समीकरण में तो हम उसमें 0 जोड़ सकते हैं, बराबर 0। तो ये हो गया हमारा ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में। तो यही हमारा पहले भाग का उत्तर हो गया। अब भाग 2 के लिए इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 2 हमारा होगा ax धन by धन c बराबर 0, जो कि प्रश्न में ही दिया गया है। ये हमारा समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो x का गुणांक क्या है समीकरण 2 में, a, और समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, 2। तो a बराबर हमें कितना मिलेगा, 2। y का गुणांक क्या है समीकरण 2 में, b। समीकरण 1 में क्या है, 5। तो b बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 5। अचर राशि क्या है समीकरण 2 में, c, और समीकरण 1 में अचर राशि क्या है, 0। c बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 0। तो इस तरह हमने a, b और c के मान ज्ञात किए। यही हमारा उत्तर है। भाग 6। यहाँ पर हमें समीकरण दिया है 3x धन 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसे हमें प्रदर्शित करना है ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में। ये समीकरण दिया है। अगर हम इसमें जीरो गुणा y किसके बराबर होगा, 0 के, यानी कि 0 के ही। और अगर हम किसी भी समीकरण में 0 जोड़े या घटाए तो उस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने 0 गुणा y अर्थात 0 को जोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें इसे किस रूप में प्रदर्शित करना था, ax धन by धन c बराबर 0। ठीक है, तो हमें y को लाना था यहाँ पर, तो हमने y को 0 से गुणा करके यहाँ पर रख दिया। तो ये मिल गया हमें ax धन by धन c के रूप में। तो यही हमारे इस प्रश्न के भाग 1 का उत्तर हुआ। अब हम भाग 2 की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा क्या होगा, जो कि प्रश्न में दिया गया है, ax धन by धन c बराबर 0। ये होगा हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। तो समीकरण 2 में x का गुणांक है a, और समीकरण 1 में x का गुणांक है 3। a बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 3। समीकरण 2 में y का गुणांक है b, और समीकरण 1 में y का गुणांक है 0। तो b बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 0। समीकरण 2 में अचर राशि है c, और समीकरण 1 में अचर राशि है 2। तो c बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 2। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। भाग 7। यहाँ पे हमें समीकरण दिया है y ऋण 2 बराबर 0। तो इसे हमें ax धन b by धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x का पद नहीं है तो 0 गुणा x क्या होता है, 0 या 0 ही होता है। तो हम इसको 0 गुणा x इसमें जोड़ देंगे। y माइनस 2 बराबर 0 दिया गया है, तो हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, 0 गुणा x, क्योंकि 0 गुणा x या 0 गुणा x कितना होता है, 0 ही होता है। धन y को हम लिख देंगे 1 गुणा y ऋण 2 बराबर 0। तो ये हमने व्यक्त कर दिया इसको ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में। तो ये हमारे भाग 1 का उत्तर हो गया। अब भाग 2 की तरफ चलते हैं। तो यही हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 ax धन by धन c बराबर 0, जो कि हमें दिया गया है प्रश्न में। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। तो समीकरण 2 में x का गुणांक है a, और समीकरण 1 में x का गुणांक है 0। तो a बराबर हमें प्राप्त होगा 0। समीकरण 2 में y का गुणांक है b, और समीकरण 1 में y का गुणांक है 1। तो b बराबर हमें प्राप्त होगा a, 1। अचर राशि है समीकरण 2 में c, और समीकरण 1 में अचर राशि है ऋण के 2। तो c बराबर हमें प्राप्त होगा ऋण के 2। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। भाग 8। इसमें हमें दिया हुआ है 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x। ठीक है, तो हमने लिख दिया 5 बराबर 2x। अब यहाँ पर y का पद नहीं है तो हम 0 गुणा y बराबर कितना होता है, 0 या 0। ठीक है, तो 0 गुणा y से जोड़ देंगे समीकरण को, और 2x को हम क्या कहाँ ले आते हैं, बाईं तरफ, क्योंकि हमें दाईं तरफ क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो बाईं तरफ लाएंगे 2x को आ जाएगा ऋण के 2 गुणा x,
फिर हमने देखा 0 गुना वाई, जो हमने देखा था 0 के बराबर, 0 के बराबर होता है, उसको हमने जोड़ दिया, धन 5 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में। ये हमारे पहले भाग का उत्तर हो गया। अब यही हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 हमें प्रश्न में दिया गया है ax धन by धन c बराबर 0, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। तो x का गुणांक समीकरण 2 में है a और समीकरण 1 में है ऋण के 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ऋण के 2। y का गुणांक समीकरण 2 में है b और समीकरण 1 में है 0, तो b बराबर हमें कितना मिलेगा, 0। अचर राशि क्या है समीकरण 2 में c और समीकरण 1 में 5, तो c बराबर कितना प्राप्त होगा, 5। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये बहुत ही आसान विधि है, इस विधि से हम a, b और c के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 की आप तुलना करेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों का हल आसान तरीके से समझ लिया है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 4.2 की तरफ। तो चलते हैं प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न 1 की तरफ। प्रश्न 1, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। हमें बताना है कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। पहले तो हम समीकरण देखते हैं। हमें समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3x धन 5, ठीक है। विकल्प क्या दिए गए हैं, इसका एक अद्वितीय हल है, दूसरा विकल्प है केवल 2 हल है, और तीसरा विकल्प है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो दोस्तों इसका उत्तर तो हमें पता है, क्योंकि इसके बारे में हम परिचय में पढ़ चुके हैं। क्या दिया गया है हमें, y बराबर 3x धन 5, ठीक है। हम जानते हैं, हमने परिचय में पढ़ा था, ये क्या है, हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसमें कौन कौन से दो चर हैं हमारे, y है एक और दूसरा है x, तो दो चर हैं हमारे इसमें। तो ये हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले तो हमने ज्ञात किया कि दिया गया समीकरण क्या है। दिया गया समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। अब हमने जो है परिचय में पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे परिचय वाले वीडियो को देखिए, निर्देशांक ज्योमेट्री अध्याय 3 के परिचय को। उसमें हमने बताया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो अब हमें पहले तो ये पता चल गया कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, और हमने जैसा कि परिचय में पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो दोस्तों फिर इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, विकल्प क्रमांक 3, अपरिमित रूप से अनेक हल है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, ठीक है। तो हमें 4 हल लिखने को कहा गया है दिए गए समीकरण के। तो प्रश्न 2 के भाग 1 में समीकरण हमें दिया है 2x धन y बराबर 7, ठीक है। तो हमें ऐसे और भी समीकरण दिए हैं, सभी के हमें 4 हल लिखने हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को इन प्रश्नों को हल करने के कई तरीके हैं। कई तरीके हैं मतलब कई मान लेके इनको हल कर सकते हैं, पर मैं उन्हीं मान को लेके हल करके बताऊंगा जिनके उत्तर आपकी पुस्तिका में पीछे दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो पहला हल करते हैं हम इसको। तो पहला हल करने के लिए हम x बराबर क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। तो x बराबर हम शून्य लेते हैं, और इस x का मान शून्य जो है समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण है 2x धन y बराबर 7, तो x की जगह क्या रख देंगे, शून्य। तो 2 गुणा शून्य धन y बराबर 7, 2 गुणा शून्य क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 7, y बराबर हमें 7 मिल जाएगा। तो हमारा पहला हल क्या मिला इस समीकरण का, x बराबर शून्य और y बराबर 7। इसे हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, 0,7, x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। तो ये पहला हल होगा, ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम दूसरा हल करते हैं। तो x बराबर हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 1, समीकरण में x की जगह रख देंगे 1। तो 2 गुना x, तो 2 गुना 1 धन y बराबर 7, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 धन y बराबर 7। तो y बराबर हमें कितना मिलेगा, 5। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा हल हमारा क्या हुआ, x बराबर 1 और y बराबर 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1,5, 1,5। तो ये हमारा दूसरा हल हो गया, ये भी हमारा उत्तर है। अब हम x का
तीसरा मान लेते हैं। तो x बराबर हमने लिया 2। आप x का कोई भी मान ले सकते हैं या y का भी कोई भी मान ले सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर x बराबर 2 लिया। अब x बराबर 2 को हम दिए गए समीकरण में रखते हैं। तो 2 गुना x, तो 2 गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर हमने कितना लिया है 2। धन y बराबर 7। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। धन y बराबर 7, तो y बराबर कितना हो गया हमारा 3। तो हम कह सकते हैं कि तीसरा हल क्या है हमारा, x बराबर 2 और y बराबर 3। इसे लिख सकते हैं 2,3। तो ये हमारा तीसरा हल हो गया। इसी तरह हम चौथा हल ज्ञात करते हैं। तो हमने x बराबर कितना ले लिया, 4 ले लिया। x बराबर 4 लेंगे तो x का मान 4 समीकरण में रख देंगे, तो 2 गुना x, तो 2 गुना 4 धन y बराबर 7। 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8, धन y बराबर 7। तो y बराबर हमारा कितना मिल जाएगा हमको, ऋण का 1। y बराबर मिलेगा ऋण का 1। तो हमारा चौथा हल क्या होगा, x बराबर 4 और y बराबर ऋण का 1। इसे हम लिख देंगे 4 कॉमा ऋण के 1। तो ये हमारा चौथे हल का उत्तर होगा। इसी तरह हम बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। भाग 2, हमें समीकरण दिया हुआ है पाई x धन y बराबर 9। इसके भी हमें 4 हल ज्ञात करने हैं। तो पहला हल ज्ञात करने के लिए हम x बराबर 1 मान लेते हैं। तो x बराबर 1 हम रख देंगे समीकरण में। तो पाई गुणा x है, तो पाई गुणा 1 हो जाएगा। धन y बराबर 9। तो पाई गुणा 1 कितना हो जाएगा हमारा, पाई। धन y बराबर 9, y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस पाई, 9 ऋण पाई। तो हमारा पहला हल क्या हुआ, x बराबर 1 और y बराबर 9 ऋण पाई। इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉमा 9 ऋण पाई। ये पहले हल का उत्तर होगा। दूसरे हल के ज्ञात करने के लिए हमने x बराबर 0 ले लिया। अब x बराबर 0 को हम समीकरण में रखेंगे। तो पाई गुणा x, तो पाई गुणा 0 धन y बराबर 9, और पाई गुणा 0 क्या हो जाएगा हमारा 0, धन y बराबर 9। तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा 9। y बराबर मिल गया 9। तो दूसरा हल मिल गया हमें x बराबर 0 और y बराबर 9। इसको लिख देंगे 0 कॉमा 9। यही हमारा दूसरा हल होगा। हल 3 ज्ञात करने के लिए हम x बराबर ऋण का 1 रख देते हैं। तो हमें समीकरण दिया है पाई x धन y बराबर 9। तो पाई गुणा x, तो पाई गुणा कितना कर देंगे ऋण का 1, धन y बराबर 9। तो पाई गुणा ऋण का 1 कितना हो जाएगा हमारा, ऋण का पाई। धन y बराबर 9, तो y बराबर हमें कितना मिलेगा 9 धन पाई। यही हमारा तीसरा हल होगा। x बराबर ऋण का 1 और y बराबर 9 धन पाई। तो इसको हम लिख देंगे ऋण का 1 कॉमा 9 धन पाई। ये हमारा तीसरा हल होगा और उत्तर होगा। चौथा हल के लिए हमने y बराबर 0 ले लिया। y बराबर 0 ले लिया, तो हम समीकरण में y का मान कितना रख देंगे 0। तो पाई गुणा x धन y था, y की जगह हमने क्या रख दिया 0 बराबर 9। तो पाई x बराबर कितना हो गया 9। तो x बराबर हमें कितना मिल गया 9 बटे पाई। तो इस तरह से हमें क्या हल मिला, x बराबर 9 बटे पाई कॉमा y बराबर 0। तो इसको हम कैसे लिख देंगे 9 बटे पाई कॉमा 0। तो ये हमारा इस चौथा हल का उत्तर होगा। ये हमारा चौथा हल होगा। भाग 3, यहाँ पर हमें दिया गया है x बराबर 4y। ठीक है, इसके हमें 4 हल बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम x बराबर 0 ले लेते हैं। तो x बराबर 0 लेंगे तो x की जगह रख देंगे हम 0। तो 0 बराबर हो जाएगा 4y। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 0। तो इस तरह से हमें पहला हल प्राप्त होगा, x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 कॉमा 0। ये हमारे पहले हल का उत्तर होगा। अब हल 2 निकालने के लिए हम x बराबर 4 रख देते हैं। तो x बराबर 4 रखा हमने, तो 4 बराबर कितना हो गया 4y। तो y बराबर कितना प्राप्त होगा हमें 1। तो हमारा दूसरा हल क्या होगा, x बराबर 4 y बराबर 1। इसको प्रदर्शित करेंगे हम 4,1 से। तो ये हमारे दूसरे हल का उत्तर होगा। तीसरा हल ज्ञात करने के लिए हमने x बराबर ऋण के 4 ले लिए। तो x बराबर हमने रख दिया ऋण के 4। तो ये किसके बराबर हो गया 4y के। तो y बराबर हमारा कितना आएगा ऋण के 1। तो हमारा तीसरा हल क्या होगा, x बराबर ऋण के 4 तो y बराबर ऋण का 1। इसको हम प्रदर्शित करेंगे ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर ऋण का 4 कॉमा ऋण का 1। यही हमारा तीसरा हल का उत्तर होगा। चौथा हल निकालने के लिए हम x बराबर 2 ले लेते हैं। तो हमें x बराबर 2 लिया तो 2 रखा हमने, 2 बराबर 2 किसके बराबर होगा 4y के। तो y हमें कितना प्राप्त होगा
1/2। तो हमारा चौथा हल क्या आएगा, x बराबर 2, y बराबर 1/2। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, 2, 1/2। यही हमारा चौथा हल का उत्तर होगा। तो बहुत ही आसान विधि थी इस तरह के समीकरणों के हल निकालने के लिए। ये तो हमने 4 हल निकाले, अब 5, 6 कितने भी हल निकाल सकते हैं। x का एक मान लीजिए तो आपको y का दूसरा मान मिल जाएगा, या फिर आप y का मान ले लीजिए तो आपको x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आपको जोड़े निकालने हैं, कोई x का एक मान लेके उसी के संगत y का मान निकालना है। उसी तरह या तो y का एक मान लेके उसके संगत x का मान निकालना है। तो इसी तरह से आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न 3, बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है पहले और दूसरे तीसरे भागों में जो है सभी भागों में हल दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो दिए गए समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 के हल है अथवा नहीं है। ठीक है, तो इनको ज्ञात करने की विधि हम देखते हैं और हम पता करते हैं कि कौन कौन हल है और कौन कौन हल नहीं है। ठीक है, तो आपको विधि को समझना है कि कैसे है इसको ज्ञात करना है। तो आपको दिया गया है, क्या हल दिया गया है, x बराबर 0 और y बराबर 2। तो हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण में x बराबर 0 रख के देखेंगे। x बराबर 0 रख के देखेंगे तो y बराबर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 2 प्राप्त होना चाहिए। अगर हमें y बराबर 2 प्राप्त हुआ तो ये दिए गए समीकरण का हल है, और अगर हमें y बराबर 2 प्राप्त नहीं हुआ तो ये दिए गए समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 रखने पर हमें y बराबर 2 प्राप्त होना चाहिए। तो अब हम x बराबर 0 को दिए गए समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 में रख देते हैं। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 0। x की जगह रख देंगे हम 0। 0 माइनस 2y बराबर 4, तो माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। तो y का मान हमें कितना मिला, ऋण के 2। y मिला हमें ऋण के 2, पर हमें क्या चाहिए था, y बराबर 2। तो क्या हमें y बराबर 2 मिला, हमें y बराबर 2 नहीं मिला। y बराबर 2 हमें नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया हल 0,2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 रखने पर हमें y बराबर 2 नहीं प्राप्त हुआ। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है कि 0,2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। भाग 2 में हमें दिया गया है हल 2,0। ठीक है, तो हमें देखना है कि x बराबर 2 और y बराबर 0 दिए गए समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है अथवा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 को दिए गए समीकरण में रख देंगे, x बराबर 2 को दिए गए समीकरण में रख देंगे। और अगर हमें x बराबर 2 को समीकरण में रखने पर y बराबर 0 प्राप्त हुआ तो 2 दिया गया हल 2,0 दिए गए समीकरण का हल होगा अथवा ये हल नहीं होगा। तो हमने x बराबर कितना रख दिया, 2 रख दिया, माइनस 2y बराबर 4। तो माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 2। y बराबर हमें कितना मिला, ऋण का 1। तो क्या हमें y बराबर 0 मिला, नहीं मिला। y जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिया गया हल 2,0 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दिया गया हल दिए गए समीकरण का उत्तर हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का कि ये दिए गए समीकरण का हल नहीं है। भाग 3, यहाँ हमें दिया गया है हल 4,0 और हमें बताना है कि ये दिए गए समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 का हल है अथवा नहीं। तो हमें दिया गया है x बराबर 4 और y बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण में x बराबर 4 रख देंगे, दिए गए समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 में x बराबर 4 रख देंगे। तो अगर हमें y बराबर 0 प्राप्त हुआ तो ये दिए गए समीकरण का हल है अथवा नहीं है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो x बराबर 4 रख देंगे, तो x का मान हमने रख दिया 4। तो ऋण के 2y बराबर 4 माइनस ऋण के 2y बराबर हो गया 4। 4 से 4 कट गया, यहाँ हो गया 0। तो ऋण के 2y बराबर हो गया 0। तो y बराबर क्या हो गया हमारा, 0। y बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 0। और y बराबर 0 ही हमें प्राप्त करना था। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिया गया हल 4,0 दिए गए समीकरण का हल है। ये दिए गए समीकरण का एक हल है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा कि 4,0 दिए गए समीकरण का हल है।
भाग 4, यहाँ पर हमें हल दिया गया अंडर रूट के 2 4 गुणा अंडर रूट के 2। तो इसे भी हम उसी विधि से हल करेंगे। दिया गया है x बराबर अंडर रूट 2 और y बराबर 4 गुणा अंडर रूट 2। तो x बराबर अंडर रूट 2 रखेंगे हम दिए गए समीकरण में। दिया गया समीकरण है हमारा x ऋण के 2y बराबर 4। तो x बराबर अंडर रूट 2 रखने पर समीकरण में हमें y बराबर कितना मिलना चाहिए, 4 गुणा अंडर रूट 2। अगर हमें y बराबर 4 गुणा अंडर रूट 2 मिलता है तो यह दिया गया हल दिए गए समीकरण का हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम दिए गए समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 में x का मान रख दिया ऋण के अंडर रूट के 2, x बराबर हमने रख दिया अंडर रूट 2, फिर ऋण के 2y बराबर 4। अंडर रूट 2 जो चला जाएगा दाईं तरफ तो हो जाएगा ऋण का अंडर रूट 2। तो ऋण के 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस ऋण के अंडर रूट 2। अब 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1 बटा अंडर रूट 2 माइनस 2। ठीक है, तो y का मान हमें ज्ञात हुआ 1 बटे अंडर रूट 2 माइनस 2। क्या ये 4 गुणा अंडर रूट 2 के बराबर है? नहीं है। y हमारा 4 गुणा अंडर रूट 2 के बराबर नहीं है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, दिया गया हल अंडर रूट 2 4 गुणा अंडर रूट 2 दिए गए समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ये हमारे इस भाग का उत्तर होगा। भाग 5, यहाँ पर हमें हल दिया गया 1, 1। तो उसी विधि से हम हल करेंगे। हमें दिया गया है x बराबर 1 और y बराबर 1। तो हम दिए गए समीकरण में x बराबर 1 को रख देंगे। हमारा समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 4, इसमें x बराबर 1 रख देंगे। तो अगर हमें y बराबर 1 प्राप्त हुआ तो ये दिए गए समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं है। तो दिया गया समीकरण x माइनस 2y बराबर 4, x का मान हमने कितना रख दिया 1, x की जगह रख दिया 1 माइनस 2y बराबर 4, माइनस 2y बराबर कितना हो गया 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा ऋण के 1.5, ऋण का 1.5 हो गया हमारा। तो क्या ये 1 के बराबर है? नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर 1 हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो हम इसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिया गया हल 1, 1 दिए गए समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा कि दिया गया हल दिए गए समीकरण का हल नहीं है। प्रश्न 4, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल है। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो अब हम इसे हल करते हैं। दिया गया है हमें x बराबर 1 और x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए समीकरण का एक हल है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है दिए गए समीकरण 2x धन 3y धन k में रख देंगे। ठीक है, तो इससे हमें k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम दिए गए समीकरण 2x धन 3y धन बराबर k में क्या रख देंगे, x का मान 2 और y का मान 1 रख देंगे। तो हमने 2x तो x के रख दिया 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 धन 3y, 3 गुणा y की जगह क्या रख देंगे 1 बराबर k। 2 गुणा 2 कितना हो गया हमारा 4, 3 गुणा 1 कितना हो गया 3 बराबर k। तो k बराबर हमें कितना मिल गया 7। तो k बराबर 7 मिल गया और हमें क्या ज्ञात करना था, k का मान ही। तो यही हमारा उत्तर होगा k बराबर 7। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और इस अध्याय के बाकी अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों के हल समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों की ओर। प्रश्न 1, दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, हमें समीकरण दिया गया है x धन y बराबर 4, हमें इसका आलेख खींचना है। तो दोस्तों हमने अध्याय 4 के परिचय के वीडियो में इसे करना सीखा था। अब हम उससे ही सीखकर
इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, वैसे ही इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो जिन्होंने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है अध्याय 4 का परिचय, वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने वहां क्या किया था, x बराबर 0 लिया था और समीकरण में रखा था। x बराबर 0 समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 धन y बराबर 4। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर 4 प्राप्त होगा। तो इसे हम बिंदु के रूप में कैसे लिख सकते हैं, या हल के रूप में, 0,4 दिए गए समीकरण का एक हल है। ठीक है, और ये एक बिंदु भी होगा आलेख पर। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी आलेख खींचने के लिए हमें, कोई भी रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो हमें यहाँ पर इस समीकरण के पहले हम 2 हल निकालेंगे, और वो 2 हल ही हमारी 2 बिंदु होंगी, और उन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें आलेख अर्थात रेखा प्राप्त होगी। अब दूसरे हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रख देंगे। x बराबर 0 रखा था पहले, अभी y बराबर 0 रख रहे हैं, क्योंकि 0 रखने से प्रश्न को हल करना आसान हो जाता है। अब हम y बराबर 0 को समीकरण में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x धन 0 बराबर 4। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4। तो हम कह सकते हैं कि 4,0 दिए गए समीकरण का एक हल है। ठीक है, तो और ये एक बिंदु भी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं हमने समीकरण के 2 हल ज्ञात किए। पहला हल क्या है हमारा, 0,4। दूसरा हल है हमारा 4,0। अब इन दोनों हलों को या दोनों बिंदुओं को हम आलेख पर दिखाएंगे, और फिर उन दोनों बिंदुओं को जोड़कर हम एक रेखा खींचेंगे, जो कि हमारे दिए गए समीकरण का आलेख कहलाएगा। तो हमने समीकरण x धन y बराबर 4 के 2 हल ज्ञात किए हैं, 0,4 और 4,0। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, इसका आलेख बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बिंदु लेंगे 0,4। तो ये बिंदु लिया हमने, ये हो गया हमारा 0,4। दूसरा बिंदु लेंगे हम 4,0। दूसरा बिंदु लिया हमने 4,0। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो रेखा हमें मिलेगी, वही रेखा हमारी क्या कहलाएगी, दिया गया समीकरण का आलेख। दिया गया समीकरण क्या हमारा, x धन y बराबर 4। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी भी समीकरण का आलेख को प्रदर्शित करते हैं ग्राफ पर। इसी तरीके से हम इस प्रश्न के आगे के भागों को भी हल करेंगे। प्रश्न 1 भाग 2। इस भाग में हमें दिया गया समीकरण है x ऋण y बराबर 2, और हमें इसका क्या करना है, आलेख खींचना है। ठीक है, आलेख हमें इसका खींचना है। तो जैसा कि हमने भाग 1 में किया था, वैसा ही हम अभी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या रख देंगे, दिए गए समीकरण में x बराबर 0 रख देंगे। तो दिया गया समीकरण में x ऋण y हो, क्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 के। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, ऋण के 2। y बराबर हमें मिला ऋण के 2। तो इस समीकरण का पहला हल क्या हो गया, 0, ऋण के 2, और यही हमारा पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या रख देंगे, y बराबर 0। y बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण का हल होगा, x ऋण y की जगह रख देंगे 0 बराबर 2। तो हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर 2। तो x बराबर 2 हमें प्राप्त हो गया। तो हमारा दूसरा हल क्या होगा समीकरण का, 2,0। ठीक है, तो इस तरह हमने समीकरण के 2 हल ज्ञात किए, अर्थात 2 बिंदु ज्ञात किए। ठीक है, तो पहला बिंदु या पहला हल क्या है समीकरण का, 0, ऋण के 2, और दूसरा बिंदु क्या है समीकरण का, 2,0। अब हम इसको ग्राफ पर आलेखित करेंगे, खींचेंगे। तो दिए गए समीकरण x ऋण y बराबर 2 के हमने 2 हल निकाले। पहला हल 0, ऋण के 2। ठीक है, तो इसे ग्राफ पर आलेखित करते हैं। 0, ऋण के 2 को आलेखित किया। दूसरा हल हमने क्या निकाला, 2,0। इसको ग्राफ पर आलेखित करते हैं, 2,0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे और एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा खींची हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला के। यही रेखा जो है हमारे दिए गए समीकरण का आलेख है। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 बिंदुओं से जो मिलाकर हमने जो रेखा खींची है, वही हमारे समीकरण का आलेख है। ठीक है, अब इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो हमारे दिए गए समीकरण का हल होंगे। आप अगर इसको जांचना चाहें तो जांच इसकी कर सकते हैं। प्रश्न 1 भाग 3। हमें आलेख खींचना है। दिया गया समीकरण है y बराबर 3 गुना x। ठीक है,
तो वैसे ही हल करेंगे हम। सबसे पहले x बराबर 0 ले लेंगे, समीकरण में रखेंगे, तो y बराबर क्या होगा 3 गुना 0। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, y बराबर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो दिए गए समीकरण का हमें पहला हल मिला या पहला बिंदु मिला 0,0। ये दिए गए समीकरण का पहला हल है। तो अब आपने देखा यहाँ पे आपको y बराबर क्या मिला, 0 मिला। तो अब दूसरा हल ज्ञात करने के लिए y बराबर 0 नहीं रख सकते, क्योंकि फिर आपको x बराबर 0 मिलेगा। तो आपको अब कुछ और रखना होगा दूसरा हल ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या रख देते हैं, x बराबर 1 रख देते हैं। ठीक है, अब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा 3 गुणा 1, यानी कि y बराबर 3। तो y बराबर हमें 3 प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1,3 दिए गए समीकरण का एक हल है। तो हमें दो हल प्राप्त हुए दिए गए समीकरण के। पहला हल है 0,0 और दूसरा हल है 1,3। अब इन दोनों हल या दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर आलेखित करेंगे और फिर दोनों बिंदुओं को मिलाकर रेखा खींचेंगे। वही हमारे दिए गए समीकरण का आलेख होगा। समीकरण दिया है हमें y बराबर 3x। हमें पहला बिंदु मिला 0,0। इसको हम ग्राफ पर आलेखित करते हैं। 0,0 को हमने ग्राफ पर आलेखित किया। दूसरा बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ था, यह हल 1,3। अब 1,3 को हम बिंदु को हमने ग्राफ पर आलेखित किया 1,3। अब इस दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें रेखा प्राप्त होगी। यही रेखा क्या होगा, हमारा दिए गए समीकरण y बराबर 3x का आलेख होगा। ठीक है, अगर आप इस रेखा पर कोई भी बिंदु लेंगे तो वो दिए गए समीकरण y बराबर 3x का हल होगा। ठीक है, y बराबर 3x को जो है वो पूरा करता हुआ दिखाई देगा आपको। आप कोई भी बिंदु ले लीजिए इसमें। ठीक है, आप इसकी जांच कर सकते हैं उत्तर की। प्रश्न 1 भाग 4। यहाँ पर भी हमें आलेख खींचने को कहा गया है। क्या समीकरण है यहाँ पर, 3 बराबर 2 गुणा x धन y। ठीक है, तो हम उसी प्रक्रिया से इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम x बराबर 0 ले लेंगे और समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण हमारा 3 बराबर 2 गुणा x, तो 2 गुणा 0 धन y। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। y बराबर हमें 3 मिल गया। तो दिए गए समीकरण का पहला हल हमें क्या प्राप्त हुआ, 0,3। ठीक है, अब दूसरा हल प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रख देंगे। समीकरण क्या हमारा, 3 बराबर 2 गुणा x धन y की जगह रख देंगे 0। तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 1,5। तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 1,5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो दूसरा हल है या दूसरा बिंदु वो क्या है, 1,5,0। ये दिए गए समीकरण का दूसरा हल है। ठीक है, तो ये हमने देखा, पहला हल मिला 0,3 और दूसरा हल मिला 1,5,0। अब हम इन दोनों हलों को या दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर आलेखित करेंगे और फिर वो दोनों बिंदुओं को मिला के हम रेखा खींच देंगे, जो कि हमारे दिए गए समीकरण का आलेख कहलाएगा। दिया गया समीकरण 3 बराबर 2 गुणा x धन y। इसका पहला हल या पहला बिंदु क्या निकला था, 0,3। 0,3 को हम ग्राफ पर दिखा देंगे। हमने दिखा दिया यहाँ पर 0,3। दूसरा बिंदु क्या है हमारा, 1,5,0। इस बिंदु को हम दिखाएंगे ग्राफ पर 1,5,0। ये बिंदु आगे 1,5 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के हम रेखा खींच देंगे। यही रेखा जो है हमारे दिए गए समीकरण 3 बराबर 2x धन y का हल होगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा किस तरह हम दिए गए समीकरण का आलेख खींच सकते हैं। बहुत ही आसान है इस तरह के प्रश्नों को हल करना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। प्रश्न 2, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है, तो हमें इस बिंदु दिए गए बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं और फिर पूछा है इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। ठीक है, तो पहले तो हमें दो समीकरण बताने हैं इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं के, और फिर हमें बताना है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और फिर उसका कारण बताना है क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले समीकरण को देखते हैं। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला समीकरण निकालेंगे उसके लिए ये जो बिंदु दिया गया है
उन दोनों बिंदु ये इस बिंदु के जो दोनों पद हैं 2 और 14, ठीक है, उन दोनों को हम जोड़ देंगे। 2 और 14 को आप जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा 16, ठीक है। तो आप कह पाएंगे कि x धन y बराबर 16, क्योंकि 2 और 14 को जोड़ने पर हमें कितना मिला 16। x धन y बराबर 16 जो है वो दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा का समीकरण है, ठीक है। तो हमारा पहला उत्तर क्या हुआ, x धन y बराबर 16, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि समीकरण x धन y बराबर 16 दिए गए बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली रेखा का एक समीकरण है। उसी तरह हम दूसरा समीकरण ज्ञात करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो दिया गया बिंदु है उसमें से x से y को ऋण कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 में से 14 गए तो हमें कितने मिलेंगे, ऋण के 12, ठीक है। तो हमारा दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा, x ऋण y बराबर -12 ऋण के 12, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा उत्तर होगा। तो हम कह पाएंगे कि समीकरण x माइनस वाई बराबर ऋण के 12 जो है वो दिए गए बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली रेखा का एक समीकरण है, ठीक है। तो हमने दिए गए प्रश्न में दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिख दिए। अब हमसे पूछा है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों आपको पता है एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जा सकती है, अनंत यानी कि इनफाइनाइट यानी कि अनेक रेखाएं जा सकती हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, अनंत अनेक रेखाएं जा सकती हैं किसी भी बिंदु से होकर, ठीक है। तो दिए गए बिंदु से होकर भी कितनी रेखाएं जा पाएंगी, अनंत अनेक रेखाएं, ठीक है। पर क्यों, क्योंकि हमें पता है एक बिंदु से होते ही अनंत अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे चौथे भाग का उत्तर है इस प्रश्न के, ठीक है। तो इस तरह हमने चारों प्रश्नों का उत्तर दिया, चारों भागों का उत्तर दिया इस प्रश्न के। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न का हल समझ में आया होगा। प्रश्न 3, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर a गुणा x धन 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें a का मान ज्ञात करना है, दिए गए समीकरण का एक बिंदु हमें दिया गया है 3, 4, ठीक है। बहुत आसान है ये प्रश्न, इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु 3, 4 दिए गए समीकरण, जो समीकरण दिया गया 3y बराबर a गुणा x धन 7, उसमें हम दिए गए बिंदु को रख देंगे समीकरण में, ठीक है। तो x बराबर हम क्या रख देंगे 3 और y बराबर हम क्या रख देंगे 4, x बराबर 3 और y बराबर 4 हम कहाँ रख देंगे, दिए गए समीकरण में, ठीक है। दिए गए समीकरण में y की जगह रखेंगे 4 और x की जगह रखेंगे 3, ठीक है। दिया गया समीकरण है 3y बराबर ax धन 7, y की जगह हम क्या रख देंगे 4 और x की जगह हम क्या रख देंगे 3, ठीक है। तो हो जाएगा 3 गुणा 4 बराबर a गुणा x है तो a गुणा 3 धन 7, ठीक है। तो 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा हमारा 12, 3 गुणा 4 हो गया 12 और ये 3a हो जाएगा धन 7, 12 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 5, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12, 3a हो जाएगा 5, ठीक है। तो a बराबर हमें कितना मिलेगा 5/3, तो a बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 5/3, और यही हमें ज्ञात करने को कहा गया था प्रश्न में। तो यही क्या है, हमारे इस प्रश्न का उत्तर है a बराबर 5/3। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। प्रश्न 4, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, ठीक है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है तो और कुल किराया y रुपए है, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख कीजिए, ठीक है। तो रैखिक समीकरण हमें लिखना है x और y में और उसका आलेख करना है, ठीक है। तो जो चीजें दी गई हैं पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है हमें, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, हमने लिख लिया। फिर दिया गया है हमें और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपए प्रति किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए वो 8 रुपए लेगा ऑटो वाला, रिक्शे वाला, और उसके बाद के लिए वो टैक्सी वाला क्या लेगा हर किलोमीटर के लिए 5 रुपए, ठीक है। जैसे कि अगर वो 2 किलोमीटर चलते हैं आप, तो पहले किलोमीटर के लिए 8 लेगा, फिर उसके अगले के लिए 5 लेगा, तो कुल मिला के 13 रुपए लेगा, ठीक है। तय की गई दूरी कितनी है x किलोमीटर है, ठीक है, और कुल किराया कितना है y रुपए है। तो जो तय की गई दूरी x किलोमीटर है इसको हमें दो भाग में तोड़ना होगा, पहला किलोमीटर और पहले किलोमीटर के बाद के किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो हमें दी गई थी, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं, रैखिक समीकरण बनाते हैं।
कुल किराया कितना है हमारा, वाई रुपए है कुल किराया। पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपए। तो पहले किलोमीटर का किराया होगा 8 रुपए। तो उसके बाद के किलोमीटर का कुल किराया कितना होगा, उसके बाद की दूरी गुणा 5, क्योंकि उसके बाद प्रति किलोमीटर कितने रुपए ले रहा है, 5 रुपए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई बराबर पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए, फिर उसके बाद कितने किलोमीटर आप चलेंगे, एक्स ऋण एक, एक्स माइनस वन, क्योंकि 1 किलोमीटर आप चल दिए हैं उसका किराया 8 रुपए है। ठीक है, और फिर 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि फिर प्रति किलोमीटर कितना किराया है, 5। अब हम इसको हल कर लेंगे, आसान है। वाई बराबर 8 को 8 लिखा, एक्स गुणा 5, 5x हो गया, ऋण के 1 गुणा 5, ऋण के 5 हो गए। 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो हो जाएगा हमारा वाई बराबर 5x धन 3। तो हमारा क्या समीकरण आ जाएगा, 5x माइनस वाई धन 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पहले भाग का उत्तर हो गया कि हमने रैखिक समीकरण लिख लिया दिए गए टैक्सी के किराए का। ठीक है, तो ये पहले भाग। अब हमें इसका आलेख करना है। तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था, किसी भी समीकरण का कैसे आलेख करना है, बिल्कुल उसी विधि से हम इसका आलेख करेंगे। तो हमने रैखिक समीकरण ज्ञात कर लिया, 5x ऋण वाई धन 3 बराबर 0। ठीक है, अब हमें इसका आलेख करना है। तो आलेख करने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी, अर्थात इस समीकरण के दो हलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहला हल हम ज्ञात करेंगे x बराबर 0 रखकर, और दूसरा हल हम ज्ञात करेंगे y बराबर 0 रखकर। तो हम पहला हल ज्ञात करते हैं x बराबर 0 लेने पर। ठीक है, तो दिए गए समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो 5 गुणा x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 0 ऋण के y धन 3 बराबर 0। तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण के y धन 3 बराबर 0। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 3, y बराबर 3 मिला। तो हमें पहला बिंदु या पहला हल क्या मिला, 0,3 दिए हुआ समीकरण का पहला हल मिल गया हमें। अब दूसरा हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर 0 लेंगे। y बराबर 0 ले लिया हमने। अब y बराबर 0 को समीकरण में रखेंगे तो समीकरण क्या होगा, 5 गुणा एक्स, ऋण y था तो ऋण 0 धन 3 बराबर 0। तो हो जाएगा 5x धन 3 बराबर 0। यहाँ से हम इसे हल करेंगे तो हमें x बराबर प्राप्त होगा ऋण के 0.6 ऋण के 0.6 प्राप्त होगा। तो हमारा अगला बिंदु या अगला हल क्या हो गया, ऋण के 0.6, 0, यह दूसरा हल मिल गया हमें। अब हम इसे लिख लेते हैं। तो पहला हल हमें क्या मिला, 0,3। दूसरा हल हमें क्या मिला, ऋण के 0.6, 0। अब हम इसको ग्राफ पर आलेखित करेंगे, आलेख करेंगे इसका। हमारा दिया गया समीकरण है 5x ऋण वाई धन 3 बराबर 0, ये जो कि हमने ज्ञात किया था। और हमें जो दो बिंदु या दो हल मिले, वो पहला हल क्या है, 0,3, दूसरा हल है हमारा ऋण के 0.6, 0। ठीक है, तो हम जो पहला हल है, पहला बिंदु है, उसको ग्राफ पे आलेखित करते हैं, 0,3। तो हमने पहला बिंदु आलेखित किया 0,3। दूसरा बिंदु हमारा है ऋण के 0.6, 0। ऋण के 0.6, 0 दूसरा बिंदु आलेखित किया। अब हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे एक रेखा से, एक रेखा में मिल जाएगी। दोनों बिंदुओं को जोड़ेंगे एक रेखा से, स्केल से आप जोड़िएगा दोनों बिंदुओं को और रेखा खींचिएगा जैसा कि यहाँ पर खींचा है। और यही रेखा जो है हमारे दिए गए समीकरण का आलेख है। हमारा दिया गया समीकरण है 5x ऋण वाई धन 3 बराबर 0। तो यही जो रेखा है ग्राफ पर, यही हमारा आलेख है दिए गए समीकरण का, और यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमें दो आकृति दी गई है, आकृति 4.6 और आकृति 4.7। ठीक है, तो आकृति 4.6 के लिए हमें चार समीकरण दिए गए हैं। पहला है y बराबर x, दूसरा है x धन y बराबर 0, तीसरा है y बराबर 2x, और चौथा है 2 धन 3y बराबर 7x। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से, इन चारों विकल्पों में से कौन सा समीकरण जो है वो दिए गए आलेख
का समीकरण है। जो हमें आलेख दिया गया है आकृति 4.6 में, उस आलेख का समीकरण हमें ज्ञात करना है। उसी तरह आकृति 4.7 का जो आलेख है, उस आलेख में का कौन सा समीकरण है, दिए गए 4 समीकरण y इक्वल टू एक्स धन 2, y बराबर x ऋण 2, y बराबर ऋण के x धन 2 और x धन 2y बराबर 6। इन चारों में से कौन सा विकल्प जो है वो आलेख का दिया गया समीकरण है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो हम इसे हल करेंगे। पहले हम करेंगे हल 4.6 के लिए, फिर हम हल करेंगे आकृति 4.7 के लिए। तो हम आकृति 4.6 के लिए हल करते हैं। ठीक है, तो दिए गए आलेख का समीकरण कौन सा होगा समीकरण। ठीक है, तो पहले तो हम दिए गए आलेख पर ज्ञात करते हैं कि हमें कौन कौन से 3 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु कौन सा दिया गया आलेख पर, हमें ऋण के 1,1। ठीक है, ये बिंदु दिया गया है। ठीक है, इसको लिख लिया हमने। तो इस बिंदु में x हमारा क्या हो जाएगा, ऋण का 1 और y क्या हो जाएगा 1। दूसरा बिंदु क्या है आलेख पर, 0,0, यह है बिंदु 0,0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 और y बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तीसरा बिंदु क्या है, तीसरा बिंदु ये है हमारा 1,1, 1,1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 और y बराबर क्या हो जाएगा ऋण के 1। ठीक है, तो आलेख पर हमें 3 बिंदु दिए हैं। ठीक है, तो जो भी आलेख का सही समीकरण होगा वो इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। ठीक है, और अगर इन तीनों बिंदु में से किसी भी एक बिंदु को अगर आलेख वो समीकरण संतुष्ट नहीं करता है तो वह समीकरण इस आलेख का समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, हम पहले भाग से इसको शुरू करते हैं। पहले भाग में हमें क्या दिया है, y बराबर x। ठीक है, y बराबर x दिया है। तो हम पहले बिंदु से शुरू करेंगे, पहले बिंदु की जांच करेंगे और अगर तीनों बिंदुओं इन समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो ये समीकरण इस आलेख दिए गए आलेख का समीकरण कहलाएगा। तो हम सबसे पहले बिंदु ऋण के 1,1 को समीकरण y बराबर x में रख देते हैं। ठीक है, तो y हमारा कितना है 1 है और x हमारा कितना है ऋण का 1। ठीक है, तो y बराबर x है तो y की जगह रख देंगे 1 और x कितना है ऋण का 1, तो x बराबर रख देंगे ऋण का 1। तो क्या हमारा 1 ऋण के 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो जो है ये समीकरण दिया गया बिंदु समीकरण का हल है, नहीं है। अतः बिंदु ऋण का 1,1 दिए गए समीकरण का एक हल नहीं है। ठीक है, तो ये बिंदु दिए गए समीकरण का हल नहीं है, तो ये जो समीकरण है y बराबर x दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है। ठीक है, यही हमारा उत्तर है इस भाग का। दूसरा समीकरण हमें दिया गया है x धन y बराबर 0। ठीक है, तो इस पर भी हम तीनों बिंदुओं को जांच कर लेंगे। सबसे पहले बिंदु हमारा कौन सा है, ऋण का 1,1। ठीक है, इसको हम x धन y बराबर 0 पर रख कर देख लेंगे। x बराबर क्या है ऋण का 1, y बराबर क्या है 1। ठीक है, तो हम समीकरण में रखेंगे, तो x धन y है तो ऋण का 1 धन 1 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो 0 बराबर 0 हमें मिल जाएगा। तो ये जो बिंदु है ये दिए गए समीकरण x धन y का एक हल है, यानी कि x धन y के जो आलेख पर ये बिंदु पाया जाता है। अब हम दूसरे बिंदु की जांच कर लेंगे। दूसरा बिंदु हमारा क्या है 0,0। अब इसको भी दिए गए समीकरण में रख देते हैं। ठीक, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 रख देंगे, तो 0 धन 0 बराबर 0 होगा, यानी कि 0 बराबर 0। ठीक है, तो संतुष्ट करता है हमारे समीकरण को ये बिंदु। अतः बिंदु 0,0 दिए गए समीकरण x धन y बराबर 0 का एक हल है। अब हम तीसरे बिंदु की जांच कर लेते हैं। तीसरा बिंदु क्या है हमारा 1, ऋण का 1। इसको हम किस पे रखेंगे, x धन y बराबर 0 पर। तो x बराबर 1 और y बराबर ऋण का 1। x की जगह रख दिया हमने 1, y की जगह रख दिया ऋण का 1। तो ये भी हमारा क्या होगा 0 बराबर 0। तो इस समीकरण को संतुष्ट करता है ये। अतः बिंदु 1, ऋण का 1 दिए गए समीकरण x धन y बराबर 0 का एक हल है। तो हमने देखा कि x धन y बराबर 0 जो समीकरण है वो तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करता है।
अतः x धन y बराबर 0 दिए गए आलेख का समीकरण है। ठीक है, तो ये दिए गए समीकरण का हल है x धन y बराबर 0। अब हम तीसरे भाग को देखते हैं। हमें समीकरण दिया गया है y बराबर 2x। ठीक है, तो हम पहले बिंदु ऋण का 1, इसको दिए गए समीकरण y बराबर 2x पर रख के देखते हैं कि इसको संतुष्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पर x बराबर क्या है, ऋण का 1, y बराबर क्या है 1। तो y बराबर हमने रख दिया 1, फिर 2, x की जगह रख दिया ऋण का 1। तो ये क्या होगा, 1 बाईं तरफ 1 और दाईं तरफ हमें मिलेगा ऋण के 2। 1 ऋण के 2 के बराबर नहीं है, 1 ऋण के 2 के बराबर नहीं है। तो ये जो बिंदु है हमारा ऋण का 1, 1, ये हमारे दिए गए समीकरण y बराबर 2x को संतुष्ट नहीं करता है। अतः बिंदु ऋण का 1, 1 दिए गए समीकरण y बराबर 2x का एक हल नहीं है, इसको संतुष्ट नहीं करता है। तो दिया गया समीकरण y बराबर 2x दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब हम आकृति 4.6 के चौथे भाग को देखते हैं। यहाँ हमें समीकरण दिया है 2 धन 3y बराबर 7x। ठीक है, तो अगर ये समीकरण दिए गए आलेख का समीकरण है तो ये तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। तो हम पहले बिंदु को देख लेते हैं। पहला बिंदु हमारा ऋण का 1, 1, इसको हम समीकरण 2 धन 3y बराबर 7x पर रख देंगे। x बराबर क्या है, ऋण का 1, y बराबर क्या है 1। तो 2 तो 2 हो गया, 3y, 3 गुना y की जगह रख दिया हमने 1, फिर 7 x की जगह क्या रख दिया, ऋण का 1। ठीक है, तो हम देखेंगे बाईं तरफ हमें मिलेगा 5, क्योंकि 2 धन 3 5 हो गया, और दाईं तरफ मिलेगा ऋण के 7। तो 5 ऋण के 7 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो हम क्या पाएंगे कि बिंदु दिया गया बिंदु ऋण का 1, 1 दिए गए समीकरण 2 धन 3y बराबर 7x का एक हल नहीं है। अतः दिया गया समीकरण 2 धन 3y बराबर 7x दिए गए आलेख का एक समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम अपना उत्तर की प्राप्ति करेंगे। आकृति 4.7। ठीक है, तो पहले तो इस आकृति पर, इस आलेख पर दिए गए बिंदुओं को हम निकालते हैं। तो पहला बिंदु हमें इस आकृति पे हमें 3 बिंदु दिए। ठीक है, तो पहले एक एक करके बिंदु को निकालते हैं। पहला बिंदु हमें ये दिया हुआ है, ये क्या है, ऋण का 1, 3। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण का 1, और y बराबर हो जाएगा 3। दूसरा बिंदु हमारा क्या है, ये 0, 2। दूसरा बिंदु हमारा 0, 2, x बराबर हो जाएगा 0 और y बराबर हो जाएगा 2। तीसरा बिंदु है हमारा ये 2, 0, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा 0। तो जो भी सही समीकरण होगा दिए गए विकल्पों में से, वो इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो हम पहले विकल्प से शुरू करते हैं। पहला विकल्प हमें दिया गया है y बराबर x धन 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला बिंदु हमारा ऋण का 1, 3, इसको दिए गए समीकरण y बराबर x धन 2 पर रखते। ठीक है, तो x बराबर हम कितना रखेंगे, ऋण का 1 और y बराबर 3। ठीक है, तो y बराबर, तो y की जगह हमने रख दिया 3 और x की जगह रख दिया ऋण का 1 धन 2। तो हमें क्या प्राप्त होगा, बाईं तरफ हमें मिलेगा 3 और दाईं तरफ हमें मिलेगा ऋण का 1 धन 2, यानी कि 1। क्या 3 1 के बराबर है, नहीं है। तो हम क्या पाएंगे, दिया गया बिंदु ऋण का 1, 3 दिए गए समीकरण y बराबर x धन 2 का एक हल नहीं है। अतः y बराबर x धन 2 जो है दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये जो समीकरण है वो दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है, क्योंकि ये दिए गए आलेख के सभी बिंदुओं को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब हम आकृति 4.7 के दूसरे विकल्प को देखते हैं। दूसरे विकल्प का समीकरण है y बराबर x ऋण 2। ठीक है, तो अगर ये हमारा दिए गए आलेख का समीकरण सही समीकरण होगा तो ये तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। तो हम पहले बिंदु से शुरू करते हैं। पहला बिंदु है हमारा ऋण का 1, 3, इसको हम दिए गए समीकरण y बराबर x ऋण 2 पर रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा x बराबर क्या होगा, ऋण का 1 और y बराबर है 3। ठीक है, तो y की जगह तो हमने रख दिया 3, x की जगह रख दिया ऋण के 1 और फिर ऋण का 2, तो ऋण का 2 है ही। तो हमें बाईं तरफ क्या मिलेगा, 3, और दाईं तरफ क्या मिलेगा, ऋण के 3। क्या 3 बराबर ऋण के 3 होगा, नहीं होगा। अतः हम क्या पाएंगे कि बिंदु दिया गया बिंदु ऋण का 1, 3
दिए गए समीकरण y बराबर x ऋण 2 का हल नहीं है। ठीक है, तो हम कह पाएंगे कि जो दिया गया समीकरण है y बराबर x ऋण 2 दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। आकृति 4.7 के लिए तीसरा समीकरण हमें क्या दिया है, y बराबर ऋण का x धन 2। तो अगर ये दिए गए आलेख का सही समीकरण होगा तो ये क्या करेगा, तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो हम पहले बिंदु को देखेंगे। पहले ऋण का 1,3 इसको दिए गए समीकरण y बराबर ऋण का x धन 2 पर रखते हैं। तो x बराबर क्या होगा, ऋण का 1, y बराबर क्या होगा 3। इसको रखते हैं समीकरण में। तो y की जगह तो हमने रख दिया 3, ऋण का चिन्ह है, उसके बाद x की जगह क्या रख देंगे, ऋण का 1 धन 2। तो हम देखेंगे कि हमें बाईं तरफ भी 3 मिल रहा है और दाईं तरफ भी 3। तो दाईं तरफ 3 बराबर 3 हो गया, बाईं और दाईं तरफ बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु जो ऋण का 1,3 है वो दिए गए समीकरण y बराबर ऋण का x धन 2 का एक हल है। ठीक है, अब ये हल निकल आया तो हमें दूसरा बिंदु को भी चेक करना पड़ेगा कि वो इसका हल है या नहीं। और अगर तीनों बिंदु संतुष्ट करेंगे तो फिर ये समीकरण जो है दिए गए आलेख का समीकरण कहलाएगा। तो हम दूसरे बिंदु को चेक करते हैं। दूसरा बिंदु क्या, 0,2। इसको हम दिए गए समीकरण पर रखते हैं। तो x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 2 रखेंगे। तो y की जगह हमने क्या रख दिया, 2, और ऋण x की जगह क्या रख दिया, 0 धन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाईं तरफ 2 बराबर दाईं तरफ 2। ठीक है, तो ये दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु 0,2 दिए गए समीकरण का एक हल है। अगर ये हल है तो अब तीसरे बिंदु को भी हमें चेक करना पड़ेगा कि वो हल है या नहीं। तो हम तीसरे बिंदु को चेक करते हैं। तीसरा बिंदु क्या है हमारा, 0। ठीक है, इसको हम रखेंगे y बराबर इनका x धन 2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो गया हमारा 2, y बराबर क्या हो गया 0। तो y की जगह हम क्या रख देंगे, 0, और ऋण का x है तो ऋण का 2 धन 2। तो ये हो जाएगा हमारा बाईं तरफ 0 और दाईं तरफ 0। ठीक है, तो दाईं तरफ और बाईं तरफ बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु 2,0 दिए गए समीकरण का एक हल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये तीनों बिंदुओं जो है दिए गए समीकरण का हल है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण y बराबर ऋण का x धन 2 दिए गए आलेख का एक समीकरण है। ठीक है, तो ये जो विकल्प है, ये विकल्प जो है वो दिए गए आलेख का एक समीकरण है। अब हम आकृति 4.7 के चौथे समीकरण को देखते हैं, विकल्प को। चौथा क्या विकल्प है हमारा, x धन 2y बराबर 6। तो अगर ये दिए गए आलेख का सही समीकरण होगा तो ये तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। तो हम पहले बिंदु की जांच करते हैं। पहला बिंदु है हमारा ऋण का 1,3। इसको दिए गए समीकरण x धन 2y बराबर 6 पर रख के देखते हैं। x बराबर क्या होगा, ऋण का 1, y बराबर 3। तो x की जगह रख दिया हमने ऋण का 1 धन 2 गुणा y की जगह रख दिया हमने 3। ठीक है, तो हमें बाईं तरफ क्या मिलेगा, ऋण का 1 धन 6 यानी कि 5। तो क्या 5 6 के बराबर है, नहीं है, 5 6 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु 1,3 दिए गए समीकरण x धन 2y बराबर 6 का एक हल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण x धन 2y बराबर 6 दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। प्रश्न 6, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में लिखिए। दो चरों वाले समीकरण के रूप में लिखने व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। ठीक है, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक या 0 मात्रक है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं। हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य उस पिंड के द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो हमें इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है,
और अचर बल कितना दिया गया हमें 5 मात्रक। अचर बल 5 मात्रक लेकर हमें इसका आलेख भी खींचना है, खींचेंगे। ये हमें दूसरा काम करना है इसमें। फिर हमें पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। दूरी दी गई है हमें 2 मात्रक और 0 मात्रक, तो हमें आलेख के द्वारा, समीकरण के द्वारा नहीं, ध्यान रखिएगा, आलेख के द्वारा किया हुआ कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो पिंड द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी है, x है। ठीक है, माना कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी x है और माना कि पिंड द्वारा तय किया गया कार्य y है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें क्या दिया गया है, अचर बल। अचर बल को भी हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। ठीक है, अचर बल है k। ठीक है, इंग्लिश में से कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अचर बल हमने मान लिया k। अब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है अचर बल k किसके कितना है, 5। ये हमें दिया गया है अचर बल 5 मात्रक। ठीक है, तो अचर बल को हमने 5 ले लिया। और हमें क्या दिया गया है, पिंड द्वारा किया गया कार्य, जो कि हमने क्या माना है, y। पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो हमने माना है x के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती होता है मतलब कि जैसे कि जैसे जैसे ही दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे कार्य बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, y अनुक्रमानुपाती है x के। ठीक है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y का मान बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम यहाँ क्या रख देंगे, k। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, kx। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा एक समीकरण हो गया, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, पर चूंकि हमें k का मान दिया गया है 5 मात्रक, तो हम k बराबर क्या रख देंगे, 5। k बराबर हमें 5 दिया गया है, तो हमने k बराबर रख दिया 5। तो ये हो गया y बराबर 5x। तो ये हमारे पहले भाग का उत्तर हो गया कि हमने दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसका आलेख खींचना है और फिर हमें जो दो तय की गई दूरी बताई गई है, 2 मात्रक और 0 मात्रक, उनके हिसाब से आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम इसका आलेख खींचेंगे। तो हमें रैखिक समीकरण क्या प्राप्त हुआ था, y बराबर 5x। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले रैखिक समीकरण का आलेख ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 0 ले लेंगे और इसको हम समीकरण में रख देंगे। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 0। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुणा 0। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं 0,0 दिए गए समीकरण y बराबर 5x का एक हल है। ठीक है, जो कि समीकरण हमने ज्ञात किया था। तो 0,0 जो है समीकरण का एक हल है। अब हम y बराबर 0 नहीं ले सकते क्योंकि y बराबर 0 हमें प्राप्त हो गया है। तो हम क्या ले लेंगे, x बराबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही मानों को लेते हैं जिनसे हमें सवाल को हल करने में आसानी में हो। तो अब x बराबर 1 रख देंगे हम। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 1, यानी कि y बराबर हमें कितना मिलेगा, 5। तो हम कह सकते हैं कि अब 1,5 जो है, क्योंकि x 1 था तो y 5 है, दिए गए समीकरण y बराबर 5x का एक हल है। ठीक है, अब हम इसको लिख लेंगे। तो हमें पहला हल क्या प्राप्त हुआ, 0,0। दूसरा हल हमें क्या प्राप्त हुआ, 1,5। ठीक है, अब हम इसको आलेखित करेंगे। क्योंकि हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए और इन दो बिंदुओं को हम ग्राफ पर लिखेंगे और फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, तो जो रेखा हमें प्राप्त होगी वही हमारा इस समीकरण का आलेख कहलाएगा। हमारा समीकरण है y बराबर 5x और जो हमें बिंदु मिले हैं, तो हम पहला बिंदु क्या हमारा 0,0, इसको ग्राफ पर आलेखित करते हैं। 0,0 बिंदु हमें मिल गया, इसी को हम मूल बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा बिंदु है 1,5। ठीक है, तो 1,5 कहाँ होगा, x अक्ष से आप देखेंगे तो 1 पर और y अक्ष के समानांतर 5 पर। ठीक है, तो हमें बिंदु मिल गया 1,5। अब हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए, तो हम इन दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा खींची हमने, यही जो रेखा है यही हमारा क्या है, हमारे ज्ञात किए हुए समीकरण y बराबर 5x का आलेख है। तो यही हमारा कहलाएगा y बराबर 5x का आलेख। ठीक है, तो हमने आलेखित कर दिया जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ था उसको। ठीक है, अब हम अंतिम भाग में जाते हैं अपने प्रश्न के, जहां पर हमें दूरी दी गई है और हमें कार्य को ज्ञात करना है, लेकिन आलेख के द्वारा, समीकरण के द्वारा नहीं, आलेख के द्वारा। तो अब हम उसे हल करेंगे।
अब हमें पिंड द्वारा तय की गई दूरी दी गई है, तो पहले भाग में हमें दूरी दी गई है 2 मात्रक और दूसरे भाग में दी गई है 0 मात्रक। तो हम पहले पहले भाग को हल करते हैं जहां पर हमें दूरी दी गई है 2 मात्रक। ठीक है, तो ये आप देखिए ग्राफ यहाँ पर रेखा खींची हुई है, आलेख खींचा हुआ है पहले से ही जो हमने अभी किया था। ठीक है, अब हमें 2 मात्रक दी गई है दूरी। दूरी को हमने किस अक्ष पर लिया था? एक्स अक्ष पर लिया है, और कार्य हमारा है वाई अक्ष पर। ठीक है, कार्य है हमारा वाई अक्ष पर, क्योंकि हमने दूरी को क्या माना था? एक्स, और कार्य को क्या माना था? वाई। ठीक है, तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो अब हम जो एक्स है, एक्स बराबर 2 के 2 से लंबवत एक रेखा खींचेंगे जो कि हमारे ज्ञात किए हुए आलेख को काटे। ठीक है, तो ये हमने रेखा खींच दी। तो ये आलेख को जहां काट रही है वहां से एक लंबवत रेखा खींचेंगे वाई अक्ष की तरफ, और जहां पे ये वाई अक्ष को मिलेगी वही हमारे वही हमारा वाई का हल होगा। ठीक है, वही हमारा वाई का मान होगा, और वाई हमारा क्या है? कार्य। ठीक है, तो ये ऐसे कह सकते हैं हमें वाई कितना मिलेगा? वाई मिल गया हमें 10। ठीक है, वाई मिल गया 10, और वाई क्या है? हमारा कार्य। तो वाई हमें प्राप्त हुआ 10। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है तो किया हुआ कार्य कितना होगा? 10। किया हुआ कार्य होगा 10। ठीक है, तो ये हमारा पहले भाग का उत्तर हो जाएगा इसका। उसी तरह अब हमें दूसरे भाग में बताना है जब अगर तय की गई दूरी 0 मात्रक है तो कार्य कितना होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि दूरी कितनी दी गई है? 10, दूरी को हमने माना था x। तो अब हम x अक्ष पर जहाँ शून्य है x वहां पर इसको प्रदर्शित करेंगे, 0,0 मिलेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमें y का मान कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ठीक है, तो y बराबर हमें कितना मिला? 0। ठीक है, तो y क्या है? हमारा किया गया कार्य। तो किया हुआ कार्य भी हमें कितना प्राप्त हुआ? 0। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा। अगर तय की गई दूरी 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा। तो इस तरह हमने इसको आलेख से ज्ञात किया। ठीक है, समीकरण से तो ज्ञात करना आपको आता ही है, बट आलेख से ज्ञात किया। ठीक है, तो आलेख से हमने कार्य को ज्ञात किया। तो इस तरह हमने इस प्रश्न के सभी भागों को हल किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और इस अध्याय के बाकी अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 7। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया, मतलब 100 रुपए का दान दिया। ठीक है, एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x और y रुपए मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, तो हमें समीकरण का आलेख खींचना है और रैखिक समीकरण को लिखना है। ठीक है, दो चीजें हमें बोली गई हैं। ठीक, तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है, मानने के लिए कहा गया, हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यामिनी ने जो अंशदान दिया है वो कितना है? x रुपए। ठीक है, यामिनी ने जो अंशदान दिया वो x है, और फातिमा ने जो अंशदान दिया है वो कितना है? y है। ठीक है, ये हमने मान लिया क्योंकि हमें मानने को कहा गया था। ठीक है, अब हमें और क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि यामिनी का अंशदान और फातिमा का अंशदान मिलाकर कितना रुपए है? 100 रुपए। ठीक है, तो हमने लिख दिया 100 रुपए। यामिनी का अंशदान हमने माना था x और फातिमा का अंशदान माना है हमने y। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? x धन y बराबर 100। x धन y बराबर 100 हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा। दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर x धन y बराबर 100। अब हमें इस रैखिक समीकरण को का आलेख खींचना है। ठीक है, तो हमें इसकी विधि पता है, हम इसका आलेख खींचेंगे। रैखिक समीकरण हमने ज्ञात कर लिया, x धन y बराबर 100। अब हमें इसका आलेख खींचना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? x बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब x बराबर 0 को हम समीकरण में रखेंगे, तो x की जगह हमने रख दिया 0। तो 0 धन y बराबर 100 हो जाएगा। तो y बराबर कितना मिल गया? 100। तो हम कह सकते हैं
0,100 दिए गए समीकरण x धन y बराबर 100 का एक हल है। अब दूसरा हल ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेंगे, y बराबर 0 ले लेंगे। y बराबर 0 को हम समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x धन 0, क्योंकि y की जगह हमने क्या रख दिया 0, बराबर 100। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 100। तो हम कह सकते हैं 100,0 दिए गए समीकरण x धन y बराबर 100 का एक हल है। ठीक है, तो हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए या दो हल प्राप्त हो गए, एक है 0,100 और दूसरा है 100,0। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। पहला हल हमें मिला 0,100 और दूसरा हल हमें मिला 100,0। ठीक है, अब हम इसे ग्राफ में आलेखित करेंगे। हमें समीकरण मिल गया x धन y बराबर 100 और हमें दो बिंदु भी मिल गए। अब हम इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर आलेखित करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ग्राफ पर ध्यान दीजिए, हमने जो यहाँ पर ग्राफ लिया है उसमें हमने क्या लिखा है, 50, 100, 150, 200। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें कौन कौन से बिंदु आलेखित करने हैं, 0,100, 100,0। ठीक है, तो इसलिए हमने ग्राफ भी अपना उसी हिसाब से लिया है। ठीक है, तो हमने ग्राफ के चारों तरफ इसी तरह से अंकों को लिया है, 50, 100, 150, 200। अब हम पहले बिंदु को आलेखित करते हैं। पहला बिंदु हमारा क्या है, 0,100। ठीक है, तो 0,100 हमारा यहाँ होगा, x बराबर 0 और y बराबर 100। ये हो गया हमारा पहला बिंदु। दूसरा बिंदु होगा हमारा 100,0। ठीक है, तो 100,0 हमारा यहाँ हो गया, लिख दिया हमने 100,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक और एक ही रेखा प्राप्त होगी। ये हम दोनों बिंदुओं को मिलाए हमें रेखा प्राप्त हो गई। यही रेखा क्या है, हमारा प्राप्त किए हुए समीकरण का आलेख है। प्राप्त किया हुआ समीकरण था हमारा x धन y बराबर 100, इसका आलेख है। तो यही हमारा अंतिम भाग का उत्तर है। हमने ग्राफ पर आलेखित कर दिया समीकरण को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। प्रश्न 8, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया है, F बराबर 9/5 गुणा C धन 32। ठीक है, यहाँ पर F फ़ारेनहाइट में तापमान है और C सेल्सियस में तापमान है। अब हमसे इसमें 5 भाग पूछे हैं इस प्रश्न में। पहला भाग है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, तो जो समीकरण दिया उसका हमें आलेख खींचना है। दूसरा भाग, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा बताएंगे हम। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान कितना होगा बताना है हमें। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा बताएंगे। पांचवें भाग में हमसे पूछा है, क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान हो, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो हम इन पांचों भागों को एक एक करके हल करेंगे। हल करते हैं हम। दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, रैखिक समीकरण F बराबर 9/5 गुणा C धन 32। ठीक है, और हमें मानने को कहा गया है कि सेल्सियस का जो तापमान है वो किस पर है, एक्स अक्ष पर है, और फ़ारेनहाइट का जो तापमान है वो किस पर है, वाई अक्ष पर है। ठीक है, ये हम मान लेंगे। तो हमें इसका आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए हम पहले दो बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। तो पहला बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, c बराबर 0 ले लेंगे और समीकरण में रख देंगे। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 गुणा c की जगह हमने रख दिया 0 धन 32। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 धन 32। ठीक है, 0 धन 32, f बराबर हमें कितना मिल जाएगा 32। तो हम कह पाएंगे कि 0,32 दिए हुए समीकरण का एक हल है या एक बिंदु है। अब हम दूसरा बिंदु को ज्ञात करते हैं। दूसरे बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, f बराबर 0 ले लेंगे। f बराबर 0 को हम समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 बराबर 9/5 गुणा C धन 32। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें C का मान प्राप्त होगा ऋण के 17.8। तो हम क्या पाएंगे कि ऋण के 17.8 कॉमा 0 दिए हुए समीकरण का एक हल है, अर्थात एक बिंदु है। तो इस तरह से हमने दो बिंदु ज्ञात किए। कौन कौन से दो बिंदु ज्ञात किए, पहला बिंदु 0,32 और दूसरा बिंदु है ऋण के 17.8, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे और फिर उन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक रेखा खींचेंगे।
वही रेखा हमारे इस समीकरण का आलेख कहलाएगी। आइए अब हम इसको ग्राफ पर आलेखित करते हैं। समीकरण हमें दिया हुआ है f बराबर 9/5 गुणा c धन 32 और हमने दो बिंदुओं को ज्ञात किया 0,32 और -17.8, 0। ठीक है, तो हम पहले बिंदु 0,32 को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये बिंदु हमारा आ गया 0,32। ठीक है, दूसरा बिंदु हमारा क्या है, ऋण के 17.8, 0। तो ये हो गया हमारा ऋण के 17.8, 0। ये दो बिंदु हमने ग्राफ पर प्रदर्शित कर दिए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक रेखा खींचेंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाकर हमने एक रेखा खींची। यही रेखा जो है हमारे दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख कहलाएगी। यही रेखा जो है हमारे दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख है। ठीक है, प्रश्न 8 के भाग 2 में दिया है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तापमान क्या होगा, ज्ञात कर लेंगे। दिया गया है हमें C बराबर कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। ठीक है, इसको हम अपने दिए गए रैखिक समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो C बराबर 30 रखने पर, कहाँ पर रखने पर, रैखिक दिए गए रैखिक समीकरण में, यहाँ पर हम C बराबर 30 रख देंगे। तो C की जगह हमने क्या रख दिया, 30। तो F बराबर हमारा क्या होगा, 9/5 गुणा 30 धन 32। ठीक है, अब आप 5 से 5 काटेंगे तो ऊपर मिलेगा 6, तो बच जाएगा आपका 9 गुणा 6 धन 32। 9 गुणा 6 कितना हो जाएगा आपका, 54। तो हो जाएगा F बराबर 54 धन 32। तो F बराबर आपको कितना मिल गया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही आपके इस भाग 2 का उत्तर है। प्रश्न 8 का भाग 3, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, F बराबर 95। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। हमें तापमान सेल्सियस में ज्ञात करना है, तो हम दिए गए समीकरण में क्या रख देंगे, F बराबर 95। दिया गया समीकरण हमारा वही है, F बराबर 9/5 गुणा C धन 32। यहाँ पर हम F बराबर कितना रख देंगे, 95। F बराबर हमने रख दिया 95। ठीक है, बाकी वही रहा समीकरण, 9/5 गुणा C धन 32। तो 9/5 गुणा C कितना हो जाएगा, 95 माइनस 32। 95 माइनस 32 कितना हो जाएगा हमारा, 63। अब हम 9/5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो C बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 63 गुणा 5, 5/9। 9 से इसको काटेंगे तो 9 7 63, तो ये हो जाएगा 7। तो C बराबर हमें कितना मिलेगा, 7 गुणा 5, यानी कि C बराबर 35। तो यही है हमारा उत्तर इस भाग का। सेल्सियस में तापमान कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 8 के भाग 4 में हमें दो चीजें पूछी गई हैं कि अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। तो हम इन दोनों भागों को हल करते हैं। हमें दिया गया है पहले भाग में C बराबर 0, तो हम दिए गए समीकरण में C बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। समीकरण हमारा वही है, यहाँ पर हम C की जगह क्या रख देंगे, 0। तो हमें F बराबर कितना मिलेगा, 9/5 गुणा 0 धन 32। 0 का गुणा किसी से भी होगा तो वो क्या रह जाएगा, 0। तो F बराबर हमें क्या मिलेगा, 0 धन 32। F बराबर हमें कितना मिल गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यही हमारे इस भाग का उत्तर है। इसी प्रश्न के इसी भाग में दूसरे भाग में हमसे पूछा है, तापमान अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, F बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, F बराबर 0 रख देंगे दिए गए समीकरण में। ठीक है, तो F की जगह हम क्या रख देंगे, 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 बराबर 9/5 गुणा C धन 32। ठीक है, तो 9/5 गुणा C कितना हो जाएगा हमारा, ऋण के 32 के बराबर हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा, ऋण के 32 गुणा 5/9। इसे जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण के -17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यही हमारे चौथे भाग का उत्तर होगा। प्रश्न 8 के 5वें भाग में पूछा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान हो। ठीक है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको हल करते हैं। क्या दिया गया है हमें, F बराबर C, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में तापमान समान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, F बराबर C रख देंगे, कहाँ पर, दिए गए समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो हमने F की जगह क्या रख दिया, C रख दिया।
ठीक है, बाकी समीकरण वही रहा हमारा। तो 9/5 क्या हो जाएगा, 1.8। अब सी ऋण 1.8 सी बराबर कितना हो गया, 32। तो ऋण के 0.8 सी कितना हो जाएगा, 32 के बराबर। तो सी 0.8 गुणा सी कितना हो जाएगा, ऋण के 32 के बराबर। सी बराबर क्या हो जाएगा, ऋण के 32 बटे 0.8। जब हम इसमें से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ऋण के 320/8। तो हमारा सी कितना मिलेगा, ऋण के 40 डिग्री सेल्सियस। और हमने क्या लिया था, एफ बराबर सी, तो एफ भी हमारा कितना हो जाएगा, ऋण के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही हमारा उत्तर होगा। और हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ऐसा भी तापमान है, हाँ ऐसा, हाँ भी हमारा उत्तर है, हाँ ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है। तो ये हमारा, और वो संख्या क्या है, -40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न 8 के 5वें भाग का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न का हल समझ आया होगा। बच्चों अब हम आ गए हैं अध्याय 4 के अंतिम चरण में, यानी कि प्रश्नावली 4.4 की तरफ। आपने अभी तक प्रश्नावली 4.1, 4.2 और 4.3 के सभी प्रश्नों का हल समझ लिया है। अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न 1 से। प्रश्न 1, इसमें दो भाग हैं। पहले भाग में बोला है एक चर वाले और दूसरे भाग में बोला है दो चर वाले। और प्रश्न क्या है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्योमेट्री निरूपण कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें आलेख खींचना है, ज्योमेट्री निरूपण करना है इसका, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में। ठीक है, तो पहले हम पहले भाग को हल करते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दिए गए समीकरण y बराबर 3 का ज्योमेट्री निरूपण करेंगे। हमें क्या दिया गया है, y बराबर 3। ठीक है, y बराबर 3 हमें दिया गया है। एक और y बराबर 3 जो है वो क्या है, हमारा एक चर का रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पे चर कितना है, एक है, x y, सिर्फ y जो है वो चर है हमारा। तो इसका निरूपण करने के लिए हम संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा खींची हमने, तो ये संख्या रेखा को हमने y और y डैश बोला। ठीक है, हमने यहाँ पर संख्या रेखा में 0 1 0 1 2 3 4 ऐसे बिंदु बना दिए। अब हमें क्या दिया गया, y बराबर 3, तो y बराबर 3 बिंदु को हमने रेखांकित किया। ठीक है, तो y बराबर 3, तो इस तरह हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण y बराबर 3 को का ज्योमेट्री निरूपण करके दिखाया। अब भाग 2 में हमें दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्योमेट्रीय निरूपण करना है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम जानते हैं कि चर x और चर y वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम y बराबर 3 को कैसे लिख सकते हैं, x गुणा 0 धन y बराबर 3। ठीक है, क्योंकि x गुणा जीरो क्या हो जाएगा, हमारा 0 शून्य ही हो जाएगा। और शून्य को हम किसी में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस संख्या में। तो क्या हुआ, ये जो है x गुणा 0 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, धन y बराबर 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये y बराबर 3 ही रहेगा। ठीक है, बस इसको हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण में लिखना था, इसलिए हमें x लिखना था। x का फिर हमने 0 से गुणा करके लिख दिया। इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे ही हल करते हैं। अगर हमें एक चर दिया है और दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है, दूसरे 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 चर में जो है हम 0 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब x के सभी मान मान्य होंगे, क्योंकि x का मान कुछ भी हो, वो जो है x गुणा 0 होके हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। ठीक है, तो x के सारे मान मान्य होंगे। और y बराबर क्या रहेगा, सिर्फ 3, क्योंकि यही हमें दिया हुआ है, y बराबर 3। ठीक है, तो अब हम इसके दो हल निकालते हैं। दो हल क्यों निकालते हैं, क्योंकि दो हल दो बिंदु होते हैं, और दो बिंदुओं को जोड़ेंगे तो हम एक रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, और वही हमारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ज्योमेट्रीय निरूपण कहलाता है। तो x के सभी मान मान्य होंगे, तो हमने x बराबर 0 ले लिया, y बराबर तो 3 है, तो पहला हल हमारा क्या हो गया, 0,3। ठीक है, अब x का दूसरा मान हमने कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने 1 ले लिया, y बराबर तो 3 ही है, तो दूसरा हल क्या होगा समीकरण का, 1,3। ठीक है, इस तरह हमने समीकरण के दो हल ज्ञात कर लिए।
ठीक है, इसको हमने लिख दिया। पहला हल है 0,3, दूसरा हल है 1,3। अब हम इसका ज्योमेट्री निरूपण करेंगे, इसका आलेख खींचेंगे। तो समीकरण है हमारा y बराबर 3 और हमने दो बिंदु इसमें ज्ञात कर लिया। अब पहले हम इन दो बिंदुओं को ग्राफ पर आलेखित करेंगे। तो पहला बिंदु हमारा क्या है, 0,3। 0,3 को हम ग्राफ पर आलेखित कर लेते हैं, जो कि हमारा 0,3। दूसरा बिंदु हमारा क्या है, 1,3। ठीक है, तो 1,3 ये हो गया हमारा 1,3, ये दो बिंदु मिल गए। दूसरा बिंदु 1,3 मिल गया हमको। अब जो है इन दोनों बिंदुओं को जो है हम जोड़ देंगे और एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा आ गई हमारी। यही रेखा जो है हमारी कौन सी रेखा है, y बराबर 3। तो इस तरह हमने इस y बराबर 3 का ज्योमेट्री निरूपण करके दिखाया दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक, प्रश्न 2 भी प्रश्न 1 की तरह ही है। इसमें भी दो भाग हैं, एक चर वाले और दूसरा भाग है दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x धन 9 बराबर 0 का ज्योमेट्रीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो हम पहले भाग को हल करेंगे, एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x धन 9 बराबर 0 का ज्योमेट्रीय निरूपण करेंगे। ठीक है, तो हमें समीकरण जो दिया गया है वो क्या है, 2x धन 9 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण के 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण के 4,5। ठीक है, ये जस्ट हमने जो है समीकरण को थोड़ा सा हल किया। x बराबर हमें मिला ऋण के 4,5। अब हम इसका ज्योमेट्री निरूपण करते हैं। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो ये संख्या रेखा होगी हमारी। तो हमने x डैश और x संख्या रेखा खींच ली। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा x बराबर क्या है, ऋण के 4,5। तो ऋण के 4 और ऋण के 5 के बीच में हमने बिंदु ले लिया ऋण के 4,5। ये आ गया x बराबर ऋण के 4,5। और यही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, दिया गया समीकरण 2x धन 9 बराबर 0 का ज्योमेट्री निरूपण एक चर वाले समीकरण के रूप में। ठीक है, यही हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर है। प्रश्न 2 के भाग 2 में हमें समीकरण दिया गया है 2x धन 9 बराबर 0। इसका हमें दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्योमेट्री निरूपण करना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं हम। तो ये जो समीकरण हमें दिया है 2x धन 9 बराबर 0, क्या इसमें दो चर हैं, नहीं, इसमें मुझे तो एक ही चर दिखाई दे रहा है x, y नहीं है इसमें। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें जो है y y गुणा जीरो, y गुणा जीरो कितना होता है, जीरो, यानी कि शून्य। शून्य को जोड़ दूंगा, शून्य को जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और शून्य को कैसे जोड़ूंगा, y गुणा जीरो करके, ताकि मेरा जो चर है y वो समीकरण में आ जाए। ठीक है, तो जो मेरा समीकरण है वो मेरा समीकरण क्या बन जाएगा, 2x धन y गुणा जीरो धन 9 बराबर 0। ठीक है, ये बन गया मेरा समीकरण। ठीक है, अब हम ये y गुणा जीरो है, तो y के सभी मान मान्य होंगे, क्योंकि y गुणा शून्य सदैव क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, जैसा कि पहले भाग में किया था। 2x धन 9 बराबर 0, 2x बराबर ऋण के 9 और x बराबर ऋण के 4,5। ठीक है, अब हम दिए हुए समीकरण के दो हल ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, ताकि हम उन दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींच सकें, जो कि दो चर वाले समीकरण का आलेख होगा, ज्योमेट्री निरूपण होगा। तो x बराबर तो है ऋण का 4,5, y बराबर हम शून्य ले सकते हैं। तो पहला बिंदु हमें क्या मिला, ऋण के 4,5, 0। दूसरे बिंदु के लिए x तो ऋण के 4,5 ही लेना पड़ेगा, y बराबर हमने 1 ले लिया। तो दूसरा बिंदु हमें मिला ऋण के 4,5, 1। इस तरह हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए। ठीक है, पहला बिंदु ऋण के 4,5, 0। दूसरा बिंदु ऋण के 4,5, 1। ठीक है, ये दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए। हमें समीकरण दिया था 2x धन 9 बराबर 0, जिसको हमने थोड़ा हल किया तो हमें मिला था x बराबर ऋण के 4,5। हमें दो बिंदु ज्ञात हुए थे, ऋण के 4,5, 0 और ऋण के 4,5, 1। तो पहले तो हम इन दोनों बिंदुओं को संख्या रेखा ये हमारे ग्राफ पर आलेखित करते हैं। पहला बिंदु है ऋण के 4,5, 0, ये रख दिया। दूसरा बिंदु ऋण के 4,5, 1, ये रख दिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, एक रेखा खींचेंगे, ये खींच दी हमने।
यही रेखा क्या होगी हमारा दिए गए समीकरण का आलेख, 2x धन 9 बराबर 0 का आलेख होगा, ज्यामितीय निरूपण होगा दो चर वाले समीकरणों के रूप में। ठीक है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये हल समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपको आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य मिलेगा। बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सभी जगह, जिससे हिंदी माध्यम के छात्रों का अधिक से अधिक लाभ हो सके। बच्चों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और बच्चों, अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। आई बटन पे क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।